हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स मार्च 2023 शिफ्ट 1 के पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम इन विच द गेन और लॉसेस ऑफ वन प्लेयर और फर्म डू नॉट कम एट द एक्सपेंसेस ऑफ और प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट to the other player or firm is known as zero sum game, non-zero sum game, mixed game, balanced game। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन जीरो सम गेम। जब एक पर्सन का गेन दूसरे पर्सन के लॉस के बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो सम गेम। लेकिन जब एक पर्सन का गेन दूसरे पर्सन के लॉस के बराबर ना हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ओलिगोपोली मॉडल फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स एंड ईच फर्म ट्रीट्स द price of its competitors as fixed and all firms decide simultaneously what price to change? Wurlitzer model, Cournot model, Stackelberg model, Sweezy model। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ट्रेंट मॉडल। क्योंकि वर्ट्रेंट मॉडल में हम होमोजीनियस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और प्राइस को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट दैट एवरी मैन does lives by exchanging or becomes in some measure a merchant and the society itself grows to be what is properly a commercial society? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the demand for labor increases then real wage rises, the amount of labor employed increases, both या none of the above। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस में हमने लिया है वेज रेट। DL लेबर की डिमांड है और SL लेबर की सप्लाई है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है और W यहाँ पे वेज रेट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस, अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेबर की डिमांड इंक्रीज होने से वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज होती है तो लेबर की डिमांड के इंक्रीज होने से वेज रेट भी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियल वेज राइज एंड द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रियल इकोनॉमी एंड वर्चुअल इकोनॉमी, मॉनिटरी इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉनिटरी इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एक्सेलरेटर थ्योरी कैपिटल आउटपुट रेशियो इज assumed to be increasing independent from
level of national income, decreasing, constant। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉजिट मॉडल एज pi goes from 0 to 1, logit L varies from 0 to infinity, minus infinity to plus infinity, 0 to 1, minus infinity to 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institution has published the Human Development Report annually since 1990? International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, United Nations Development Program। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर expansionary monetary policy measure to cure deflation? The central bank buys government securities from commercial bank and public. The central bank may hike the bank rate. Central bank may increase the cash reserve ratio. Central bank reduce the cash reserve ratio. Central bank lower the bank rate। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यों हुआ। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए करता है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक और पब्लिक से परचेज करेगा और फिर उनको उसके बदले में पैसे देगा तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड समझ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में हाइक दी बैंक रेट। अगर सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी बल्कि मनी सप्लाई कम होगी, इसलिए बी इसका आंसर नहीं है। बी यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में इंक्रीज दी कैश रिजर्व रेशो। अगर सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देता है तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी बल्कि मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इसलिए सी भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में रिड्यूस दी कैश रिजर्व रेशो। अगर सेंट्रल बैंक CRR को कम कर देता है तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए डी भी इसका राइट आंसर है। ई क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में लोअर द बैंक रेट। अगर सेंट्रल बैंक रेट को कम कर देता है तो इससे भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ instruments for environmental policy, ensuring that for each firm the marginal abatement cost is equal to the marginal damage from pollution, achieving equality of marginal abatement cost across polluters, minimizing the total cost of the externality to the society, all of the above। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ पोल्यूशन।
पोल्यूशन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट। अगर मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट लो है तो इसका मतलब है कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेजर। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी मेकर है या जो बिजनेसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट हायर है तो इसका मतलब है मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर अचीविंग दी सेम रिडक्शन इन पोल्यूशन। अब समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not true about the basic postulates of the Malthusian perspective on population? The human population will invariably grow where the means of subsistence increase. The total amount of land available for agriculture is immutably fixed. Factor substitutions and technological advances can alleviate resource scarcities. The growth of population is limited by the amount of food available for subsistence. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन माल्थस ने कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन दिया है द लो इनकम कंट्रीज आर फार मोर लाइकली टू बोरो मनी टू फाइनेंस देयर पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। रीजन है गवर्नमेंट्स नीड नॉट repay their loans along with interest payment। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि असर्शन में क्या बोला गया है कि लो इनकम कंट्रीज की जो लो इनकम कंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा बोरो करती है अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, और रीजन में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट नीड नॉट repay देयर लोन्स। तो ये एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट को किसी तरह का लोन पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है और उनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फंक्शनल फाइनेंस केंज और लर्नर ने दिया है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पीकॉक एंड वाइजमैन ने दिया है। एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी बैगनर ने दिया है। और एलोकेटिव स्टेबलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन ऑफ स्टेट मस्ग्रेव ने दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन emerged from which round? जेनेवा, हांगकांग, उरुग्वे, टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरुग्वे। WTO उरुग्वे राउंड में आया था और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are required for a good tax system? Revenue yield should be adequate. Tax system should be so that different income groups of people pay tax equally. Administrative and compliance cost of tax should be as minimum as possible. Tax system should not permit scope for tax leakage and tax evasion. Tax should be chosen to maximize interference with market efficiency. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्यों है।
सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, रेवेन्यू यील्ड शुड बी एडिक्वेट। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमम हो या एडिक्वेट हो, ठीक है, पर्याप्त हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टैक्स सिस्टम शुड बी सो दैट डिफरेंट इनकम ग्रुप ऑफ पीपल पे टैक्स इक्वली। ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्टिकल इक्विटी में हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंट इनकम ग्रुप के पीपल हैं उन पे डिफरेंट तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ टैक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। सी इसका करेक्ट आंसर है। डी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। डी में क्या बोला गया है, टैक्स सिस्टम शुड नॉट परमिट स्कोप फॉर टैक्स लीकेज एंड टैक्स अवेजन। डी भी इसका करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है कि टैक्स सिस्टम शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज इंटरफेरेंस विद मार्केट एफिशिएंसी। ई ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ई में क्या बोला गया है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम की जगह अगर यहाँ पर मिनिमम इंटरफेरेंस होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन ई ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसीलिए सी इसका राइट आंसर है। ए सी एंड डी एकदम करेक्ट है और बी और ई इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर MRTSLK इज इक्वल टू W/R होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर R/W है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है।